हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरे भाग को। क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरे भाग में जो सवाल लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें लिखा है, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी यह प्रश्न भी नाव और धारा की चाल से संबंधित है, जो कि अज्ञात है और हमें यही प्राप्त करना है। इसलिए हम इसे कंसीडर करते हुए चलेंगे। लिखेंगे तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि नाव कुछ समय तक अनुप्रवाह में चलता है और कुछ समय तक ऊर्ध्व प्रवाह में चलता है ना। तो यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल अलग होगी और अनुप्रवाह में नाव की चाल अलग होगी। हमें यह भी मेंशन करना होगा। लिखेंगे अतः ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब यह होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर हम सोचें कि नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा की जो चाल होगी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक ना। नाव की चाल और धारा की चाल जब एक दूसरे के विपरीत हो तब हम कहते हैं कि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में चल रहा है, ठीक ना। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में नाव की चाल होगी उसके उल्टे डायरेक्शन में धारा की चाल होगी। इसीलिए ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि धारा की चाल उल्टी है, नाव की चाल से धारा की चाल उल्टी है। हमने यहाँ पर नाव की चाल को सीधी डायरेक्शन में माना है और धारा की चाल को उल्टी डायरेक्शन में मान लिया, ठीक। अब अनुप्रवाह में जो नाव की चाल होगी और धारा की चाल होगी दोनों सेम होगी, ठीक ना। और अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक ना। अब जो बातें प्रश्न में कही जा रही है उसे फॉलो करते हुए चलेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पर प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि 10 घंटे के दौरान नाव 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलता है। तो ऊर्ध्व प्रवाह में कितना समय लगा, यानी 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा और 44 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, हम यह निकाल लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे 30 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर, चूँकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, तो लिखेंगे 30। और चाल कितनी है, चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में चल रहा है ना। तो बट्टे में x माइनस वाई, ये हो जाएगा समय। कौन सा समय, 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, ठीक। कितना, 30 बट्टे x माइनस वाई घंटा, ठीक। और 44 किलोमीटर चलने में लगा समय, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चूँकि दूरी कितनी है 44 किलोमीटर, और चाल चूँकि नाव जो है अनुप्रवाह में चल रही है, इसलिए अनुप्रवाह में नाव की चाल होगी x प्लस वाई, तो लिखेंगे बटे x प्लस वाई घंटे, ठीक ना। तो 30 किलोमीटर चलने में लगा समय यह हो गया और 44 किलोमीटर चलने में लगा समय यह। लेकिन प्रश्न में हमें कुल समय कितना बताया जा रहा है, टोटल समय हमें बताया जा रहा है 10 घंटे का, ठीक ना। लिखेंगे अतः 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे x प्लस वाई। तो ये 30 किलोमीटर चलने में लगा समय और यह 44 किलोमीटर चलने में लगा समय, और कुल कितना घंटे चलता है 10 घंटे, तो हो गया बराबर में 10, ठीक। तो पहले कथन को हम इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे कितना x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा कितना 10। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक ना। तो पहले कथन से यह समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमें एक और समीकरण प्राप्त करना है, जब तक आप इसे नोट करो। अब प्रश्न के दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि 13 घंटे के दौरान 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलता है।
तो 40 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा और 55 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, हम यह निकाल लेंगे। लिखेंगे पुनः 40 किलोमीटर चलने में लगा समय, क्योंकि 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में नाव चल रहा है ना, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल ये हो जाएगी। और कितनी दूरी तय कर रहा है, 40 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे क्या चीज़, दूरी बट्टे चाल, है ना। तो दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर, लिखेंगे 40, और चाल कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस वाई, अभी हम मात्रक जो है ना उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो 40 किलोमीटर चलने में लगा समय 40 बट्टे x माइनस वाई घंटा, ठीक। और 55 किलोमीटर चलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 55 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 55, और चाल कितनी है, अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर नाव चलता है, तो इसीलिए अनुप्रवाह में नाव की चाल हो गई कितनी, x प्लस वाई। 55 किलोमीटर चलने में लगा समय 55 बट्टे x प्लस वाई घंटा, ठीक। अब बताया जा रहा है कि टोटल समय 13 घंटा है ना, तो कुल समय यानी लगा समय कितना बताया जा रहा है, 13 घंटा। और ये 13 घंटा कैसे पूर रहा है, इतना प्लस इतना से, ठीक ना। तो कुछ समय इसमें लगा और कुछ समय इतना, तो इसमें लगा समय यानी 40 किलोमीटर चलने में लगा समय 40 बट्टे x माइनस वाई, है ना, प्लस 55 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना, 55 बट्टे x प्लस वाई, ठीक ना, इतना बराबर कुल कितना है 13, ठीक। तो दूसरे कथन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 40 बट्टे x माइनस वाई प्लस 55 बट्टे x प्लस वाई बराबर में 13, ठीक। इसे हम कह लेंगे समीकरण 2, ठीक। तो यहाँ पर पहला समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे x प्लस वाई बराबर में 10, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 40 बट्टे x माइनस वाई प्लस 55 बट्टे x प्लस वाई बराबर में 13। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण में देख सकते हैं कि जो चर है, चर व्युत्क्रम के रूप में है, ठीक ना। इसे हम सॉल्व करने के लिए मान लेंगे इस प्रकार से, माना a बराबर 1 बट्टे x माइनस वाई और b बराबर 1 बट्टे x प्लस वाई, ठीक ना। इस प्रकार से हम मान लेंगे। इस आधार पर इस समीकरण को फिर से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 30a प्लस 44b, ठीक, बराबर में कितना है 10 है, ठीक। तो पहले समीकरण को मॉडिफाई करके हम इस तरीके से लिख लेंगे, जहाँ पर ये एक चर है और ये दूसरा चर है जो अलग अलग है ना। यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग चर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे इस तरीके से, है ना। इसीलिए हमने इसे मॉडिफाई करके ऐसा लिखा, ये हो जाएगा समीकरण तीसरा, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। और दूसरे समीकरण को भी इसी तरीके से हम मान लेंगे, ये है दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कितना, 40a प्लस 55b बराबर में 13, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण क्या चीज़, 4, ये समीकरण 4, ठीक ना। अब इस तीसरे और चौथे समीकरण को सॉल्व करके हमें पहले a और b का वैल्यू निकालना है, उसके आधार पर x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो तीसरे और चौथे समीकरण को सॉल्व करने के लिए लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 3 गुने 40 माइनस समीकरण 4 गुने 30, यानी तीसरे समीकरण में 40 से गुना करेंगे, चौथे समीकरण में 30 से गुना करेंगे और उसे आपस में घटा देंगे, ठीक ना। तो तीसरे समीकरण में कितना से गुना करना, 40 से, तो 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा 12, तो इसलिए 1200a हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर भी 4 से गुना करना है 40 से, सॉरी, तो 4 चौका कितना 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17 और 17, यानी 1760 हो जाएगा, वो भी b बराबर में। इसमें भी 4 से गुना करना है तो 40 से गुना करना है तो 400 हो जाएगा। फिर चौथे समीकरण में 30 से गुना करना है तो 30 से गुना करेंगे इस तरीके से, ये हो गया 4 तिया 12, तो हो जाएगा 1200 a, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, यानी 1650 b बराबर, इसमें गुना करना है तो 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी 390,
ठीक ना। अब इसमें से इसे घटाना है तो घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ठीक। अब रिज़ल्ट इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इतना में से इतना घट जाएगा तो 0 रिज़ल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर फिर 1760 में से 1650 को हटाना है, तो 0 में से 0 हटाए तो 0, इतना में से 1, फिर इतना में से 1, फिर 400 में से 390 घटाएंगे तो बचेगा 10, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ आया रिज़ल्ट कितना, रिज़ल्ट हो गया 110 b बराबर में 10। दोनों पक्ष में हम भाग करेंगे 110 से, ठीक ना। तो ये 0 से 0, 11 से 11 और कट जाएगा, यहाँ बचेगा b, और यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, बचेगा 1/11। अब b बराबर 1/11 हो गया है। अब हमें a का वैल्यू चाहिए पहले, तो पहले समीकरण में तीसरे समीकरण में रख करके निकाल लेते हैं। तीसरा समीकरण यह लिखेंगे, अब समीकरण 3 में b बराबर 1/11 रखने पर, है ना। तो रखते हैं तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण है 30a प्लस कितना 44b बराबर में है 10, या इसे हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन 44 लिखेंगे और b की जगह पर 1/11 रखेंगे बराबर में 10। इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये 11 चौके 44 ज़रूर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10, या इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये 30a बराबर में इधर घट जाएगा ना, 4 घट जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा, इधर उस पक्ष में ले जाएंगे, या दोनों पक्ष में 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा a बराबर में, चूँकि 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a, और 6 पंचे 30, तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना a का वैल्यू मिल गया 1/5, ठीक। अब फिलहाल इतना नोट करो। तो यहाँ पर a बराबर है 1/x माइनस वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर a के जगह पर लिखेंगे, चूँकि a बराबर है 1/5, या इस a के जगह पर हमें ये भी मिल रहा है तो हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर में 1/5। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो रिज़ल्ट में आएगा एक तरफ x माइनस वाई और दूसरी तरफ 5, ठीक। तो फिर इसे ये एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम 5वां समीकरण मान लेंगे, ठीक है। पुनः लिखेंगे और देखेंगे यहाँ पर, चूँकि b बराबर है 1/x प्लस वाई, और b का जो वैल्यू हमने प्राप्त किया है वो कितना है, वो है 1/11। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/x प्लस वाई और बराबर में 1/11, ठीक ना। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, अब हम इधर लिख लेंगे इसे यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब हम इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक। एक तरफ हो जाएगा कितना x प्लस वाई लिखेंगे, या और दूसरी तरफ 11, ठीक ना। इसे हम समीकरण कितना मान लेंगे, इसे छठा समीकरण प्राप्त कर लेंगे, ठीक ना। तो ये 5वें समीकरण और छठे समीकरण को सॉल्व करके हम x तथा y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण कितना 5 प्लस समीकरण कितना समीकरण 6, ठीक ना। यानी 5वें और छठे समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। यानी हम लुप्तीकरण विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 5 कितना है, यह है x माइनस वाई बराबर में 5, ठीक ना। और छठा समीकरण है कितना x प्लस वाई बराबर में 11। दोनों को आपस में जोड़ना है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x, लेकिन ये दोनों आपस में रिजल्ट कितना देगा 0, और इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 16। तो ये हो गया 2x बराबर 16, तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक। x का वैल्यू 8। फिर हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए पहले समीकरण में x बराबर 8 रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में 5, या यहाँ x को रिप्लेस करना है कितना से 8 से, तो लिखेंगे 8 माइनस कितना y बराबर में 5। इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो घट करके कितना हो जाएगा, ये माइनस बचेगा, घट करके ये इधर जाएगा तो माइनस, और 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया कितना y बराबर 3, तो y बराबर 3, ठीक ना। तो हमें क्या चाहिए, शांत जल में नाव की चाल
जो कि है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और x का वैल्यू आया 8, इसीलिए नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और y का वैल्यू कितना आया, 3, है ना। लिखेंगे और धारा की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा और y का वैल्यू है 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये रहा आंसर।